नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कैबिनेट विस्तार से। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच अब मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें सामने आने लगी है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निशंक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोना के चलते निशंक एम्स अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। इसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और उन्हें करीब 15 दिन तक आईसीयू में भी रहना पड़ा था। कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाओं और सिलेबस को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वहीं केरल में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन स्थानों पर कड़ी पाबंदी लगाने का फैसला किया है जहां लगातार कोविड केस में इजाफा हो रहा था। साथ ही जिन स्थानों पर कोविड के मामले ना के बराबर है वहां पर रियायत देने का फैसला किया है। इसी के चलते सरकार ने सभी स्थानों को अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। दरअसल ये फैसला मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया था कि केरल के 7 जिलों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जहां पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5 से नीचे है उन क्षेत्रों को श्रेणी ए में शामिल किया गया, जबकि 5 और 10 के बीच के क्षेत्रों को श्रेणी बी में शामिल किया गया और 10 से 15 के बीच के क्षेत्रों को श्रेणी सी में शामिल किया गया। वहीं 15 से ऊपर के क्षेत्रों को श्रेणी डी में रखा गया है। जानकारी के मुताबिक ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय में कर्मचारी पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे, जबकि श्रेणी सी में आने वाले लोग 50% कर्मचारियों की संख्या के साथ ही काम करेंगे। और साथ ही राज्य ने रात 9 साढ़े 9 बजे तक होम डिलीवरी सेवाओं के लिए ए और बी श्रेणी के रेस्टोरेंट और होटलों को संचालित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्रों में आवास की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आज शाम 6 बजे फेरबदल किया जाएगा। वहीं कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच अब मौजूदा मंत्रियों के इस्तीफे देने की खबरें भी सामने आने लगी है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। ये जानकारी खुद संतोष गंगवार ने दी है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। गंगवार के इस्तीफे से साफ हो गया है कि यूपी कोटे से किसी नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। संतोष गंगवार बरेली सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। निशंक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आज शाम 6 बजे फेरबदल किया जाएगा। नए मंत्रिमंडल में करीब 17 से 22 मंत्री शपथ ले सकते हैं और नए मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल का शामिल होना तय माना जा रहा है। और वहीं कोरोना वायरस का लैम्डा वेरिएंट एक नया खतरा बनकर उभरा है। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये अब तक ब्रिटेन सहित 30 देशों में फैल चुका है। यूके में अब तक इसके 6 मामलों की पहचान की गई है और इन सभी ने विदेशी यात्रा की है। ये वेरिएंट सबसे पहले पेरू में सामने आया था। इस वेरिएंट को 14 जून को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बताया। WHO के अनुसार SARS-CoV-2 वायरस समय के साथ बदल गया है। परिवर्तन से वायरस के गुणों को भी बदलाव होता है, जैसे वायरस का प्रसार, संबंधित बीमारी की गंभीरता, टीकों और दवाओं का असर। WHO ने कोविड-2 के विकास की निगरानी और आकलन करने के लिए दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों का
एक नेटवर्क बनाया है। ये देशों को वायरस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में सूचित करता है ताकि इसके प्रसार को रोकने के जल्द कदम उठाए जा सके। इस स्ट्रेन की पहचान पेरू में पिछले साल दिसंबर में हुई थी। लैम्डा दक्षिण अमेरिका पेरू में डोमिनेट वेरिएंट है और संक्रमण के 81% नए केस इसी वेरिएंट के पाए गए हैं। इस वेरिएंट को ज़्यादा संक्रामक और एंटीबॉडी प्रतिरोधी माना जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि इस तथ्य को मजबूती से इस्टेब्लिश करने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है। जिंदगी की गाड़ी अच्छी खासी पटरी पर दौड़ रही थी, तभी कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया। लंबी दवा और ढेरों दुआओं के बाद कोरोना वायरस को मात दी थी कि ब्लैक फंगस ने अपना शिकार बना लिया। ब्लैक फंगस को भी पटकनी देकर घर लौटी तैयार कर रही थी, तभी पता चला कि शरीर के कुछ अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। एक के बाद एक बीमारी की चपेट में आने के चलते घर वालों की उम्मीद की डोर भी कमज़ोर पड़ने लगी थी। लेकिन 85 दिन बाद मौत को मात देकर घर लौटे मुंबई निवासी 54 वर्षीय भरत पांचाल ने जिंदगी के लिए जारी जंग में हथियार नहीं डाले। बता दें कि मुंबई के रहने वाले भरत पांचाल को बीमारियों के खिलाफ लंबी और बेहद कठिन लड़ाई जीतने पर पूरे 85 दिन यानी करीब 3 महीने बाद सोमवार को हीरानंदानी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। निजी समाचार पत्र की रिपोर्ट के मुताबिक 3 महीने बाद भरत पांचाल को अस्पताल से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेते देखकर उनके परिवार को राहत मिली। कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस और फिर ऑर्गन फेल होने के चलते परिवार वालों ने उनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पांचाल की सिटी वैल्यू को जो कोरोना संक्रमण की गंभीरता को निर्धारित करती है 25 से 21 तक पहुंच गई। बहुत जल्द उनके शरीर के अन्य अंगों में परेशानियां बढ़ती गई। कोरोना संक्रमण के गंभीर होने के साथ ही किडनी, लीवर से फेफड़े काम करना बंद करना, मल्टी ऑर्गन फेलियर और ब्लैक फंगस से भी जूझना पड़ा। वो 70 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। उनकी हालत देख परिवार में दहशत का माहौल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और करीब 3 महीने बाद मौत को मात देकर घर वापसी की है। नीतीश कुमार की सरकार में काफ़ी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी को बीजेपी राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लेकर आई थी। बिहार से निकलने के बाद माना जा रहा था कि सुशील मोदी को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बाद उनका नाम चर्चा में भी था, लेकिन अब खबर आ रही है कि कैबिनेट विस्तार में उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। बता दें कि आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सुशील मोदी अभी तक पटना में ही मौजूद हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भावी मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सुशील मोदी अभी फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल का फेरबदल और विस्तार करने जा रहे हैं। इसमें सिंधिया राजघराने के मुखिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वह इस प्रतिष्ठित राजघराने के पहले पुरुष होंगे जो स्वतंत्र भारत के किसी गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि इस परिवार की बेटी वसुंधरा राजे विदेश मंत्री रह चुकी है, लेकिन वह राजस्थान में राजनीति करती हैं, जिनकी ससुराल धौलपुर राजघराने में है। वह राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस कौशिक चंदा ने इनकार कर दिया है। लेकिन न्यायपालिका को खराब करने के लिए उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि यह जज की छवि बिगाड़ने की सोची समझी चाल है। ममता ने नंदीग्राम चुनाव नतीजे को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस
कौशिक चंद की निष्पक्षता पर सवाल उठाया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए निर्वाचन क्षेत्रों के गठन को लेकर जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए पहुंचे परिसीमन आयोग से पीडीपी और एएनसी को छोड़कर कश्मीर की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मुलाकात करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की घटक है। बता दें कि पीडीपी ने परिसीमन प्रक्रिया से अलग रहने का फैसला किया है और आरोप लगाया कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और वह जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक निशक्तिकरण की सख्त प्रक्रिया का हिस्सा है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हंजोरा ने आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित 2 पन्नों के पत्र में लिखा कि उनकी पार्टी ने कार्रवाई से दूर रहने का फैसला किया है और वो ऐसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगी जिसके परिणाम व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माने जा रहे हैं और जिससे हमारे लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं। आयोग को लिखे पत्र में एएनसी ने कहा है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगी क्योंकि आयोग की स्थापना को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। चीन को ये खबर 30 जून को मिली। इसे मच्छर जनहित बीमारी को ख़त्म करने के लिए 70 साल तक प्रयास करना पड़ा। देश में सालाना 1940 के दशक में संक्रमण बीमारी के 3 करोड़ मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन अब लगातार 4 वर्षों से एक भी घरेलू स्तर पर मामले उजागर नहीं हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीन ने दशकों पहले जोखिम वाले इलाकों में बीमारी की रोकथाम के लिए दवा वितरित करना शुरू किया था। मच्छर प्रजनन वाले क्षेत्र भी व्यवस्थित ढंग से कम हुए हैं और कीट निवारक और सुरक्षात्मक नेट्स को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से मलेरिया मुक्त प्रमाणित चीन 40वां क्षेत्र बन गया है। 80 के दशक में चीन मलेरिया की रोकथाम के लिए दवायुक्त प्रतावली मच्छरदानी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश था। शून्य स्वदेशी मामलों के लगातार 4 साल बाद चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण के लिए 2020 में आवेदन किया था। विशेषज्ञों ने भविष्य के प्रकोप की रोकथाम की तैयारियों और मलेरिया फ्री प्रमाण की पुष्टि के लिए इस साल मई में देश की यात्रा की थी। मलेरिया का ट्रांसमिशन संक्रमित एनोफेलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए तो इसमें जानलेवा बनने की भी संभावना है। उसके लक्षणों में तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना आदि प्रमुख है। नई रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका कराने के लिए हौसला बढ़ाने वाला हो सकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पाया कि कोविड-19 वैक्सीन का 2 डोज बीमारी के कारण मौत के खिलाफ 95% सुरक्षा दे सकता है और सिंगल डोज की बात करें तो मौत को रोक पाने में 82% प्रभावी है। रिसर्च का प्रकाशन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हुआ है। आईसीएमआर के शोधकर्ताओं ने कहा जरूरी है कि कोविड-19 वैक्सीन का कवरेज बढ़ाया जाए, चाहे वैक्सीन किसी भी प्रकार की हो, ताकि वर्तमान के साथ साथ भविष्य में कोविड-19 महामारी के दौरान मृत्यु दर को कम किया जा सके। रिसर्च को तमिलनाडु पुलिस विभाग के 1,17,524 पुलिसकर्मियों पर किया गया था। इस दौरान उन्होंने या तो कोई डोज नहीं लिया या कम से कम वैक्सीन का 1 डोज लगवाया गया। शोधकर्ताओं ने बताया निष्कर्ष के तौर पर हमारे विश्लेषण से संकेत मिला कि कोविड-19 टीकाकरण यहाँ तक कि सिंगल डोज मौत की रोकथाम में काफ़ी प्रभावी है। और वहीं दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक्स यूनियन मिनिस्टर पी रंगाराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी मंगलम की देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या कर दी।
इस वारदात का तब पता चला जबकि घर की नौकरानी ने रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वारदात को घर के धोबी राजू ने लूट के मकसद से अपने 2 साथियों के साथ अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात करीब 9 बजे धोबी राजू घर में घुसा और घर की नौकरानी को खींचकर एक कमरे में बंद कर दिया। इस बीच घर में 2 और लोग दाखिल हो गए, जिसके बाद इन्होंने किट्टी मंगलम की तकिए से दम घोंटकर हत्या कर दी। नौकरानी ने बाद में होश आने पर रात करीब 11 बजे पुलिस को इस बात की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मृतक किट्टी मंगलम का एक बेटा बेंगलोर में रहता है। वह यहां अकेले रहती थी और घर में नौकर काम करते थे। पुलिस ने देर रात ही धोबी राजू को गिरफ्तार कर लिया। इसके दोनों साथियों की तलाश भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अभी तक लूट के मकसद से यह हत्या की गई है, इसका सामने नहीं आ पाई है। और वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कोविड-19 के खिलाफ अपनी सफलता को देखते हुए HIV वैक्सीन का परीक्षण कर रहे हैं। इस सप्ताह शुरू हुए मानव परीक्षण के प्रथम चरण में 18 से 65 साल वाले 13 HIV नेगेटिव वयस्कों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनके संक्रमण का ज़्यादा जोखिम वाला नहीं समझा जाता। इस दौरान प्रतिभागी शुरू में HIV वैक्सीन का 1 डोज लेंगे और फिर 4 सप्ताह बाद उनको एक अतिरिक्त बूस्टर डोज दिया जाएगा। वैज्ञानिक फिर उनका ब्लड सैंपल उनके इम्यून रिस्पॉन्स की मॉनिटरिंग करने के लिए लेंगे और पता लगाएंगे कि क्या वैक्सीन सुरक्षित है और HIV संक्रमण को रोक सकती है। HIV की वैक्सीन बनाने के लिए पूर्व के प्रयास नाकाम साबित हुए थे, क्योंकि वायरस तेजी से बदलता है, लेकिन नई वैक्सीन वायरस को निशाना बनाएंगी। HIV पॉजिटिव वयस्कों को बाद में परीक्षण का हिस्सा बनाया जाएगा। गर्मी से बेहाल दिल्ली का इंतजार जल्द होगा खत्म। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में मानसून 10 जुलाई को दस्तक दे सकता है। दिल्ली के अलावा मानसून 10 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी दस्तक देगा। इन क्षेत्रों के लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। IMD ने बयान जारी कर बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और हिस्सों और दिल्ली में 10 जुलाई के आसपास मानसून हिट कर सकता है, जिसके बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। मानसून हिट ना करने के कारण दिल्ली में पारा 40 पार पहुंच गया है और मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है। मंगलवार को कई जगहों पर लू का असर देखने को मिला। कई इलाकों में हवाएं तो चली, लेकिन बहुत गर्म। मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर मानसून दिल्ली में 27 जून तक दस्तक दे देता है और 8 जुलाई आते आते पूरे देश को कवर कर लेता है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है।